आपको बताएं कि अफगानिस्तान की फौज रेत की दीवार साबित हुई और अंदाजों से कहीं पहले तालिबान ने काबुल भी फतेह कर लिया। अफगान सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह सालेह मुल्क छोड़कर भाग गए। काबुल में कई गैर मुल्की सफारती मिशन बंद कर दिए गए हैं और ताहम रूस ने कहा है इसका अमला पुरसकून अंदाज में जो है वो काम कर रहा है और करता रहेगा। तो इधर बड़ी बैकडोर चैनल्स भी खुले हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि हज़ारों की तादाद में एहलकार और ओहदेदार इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअली दैट हैज़ बिकम द ओनली रूट जहां से निकल सकते हैं, वरना आपको पता है कि अफगानिस्तान के इस वक्त हर बॉर्डर पे तालिबान जो हैं वो आ जमा चुके हैं। अमरीकी सदर ने अमले के इनखला के लिए मजीद 1000 फौजी काबुल भेजने का ऐलान किया है। वैसे आई वंडर अमरीकी सदर और अमरीका ने अब तक अपनी शिकस्त का सरेआम ऐलान क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने खरबों डॉलर और इतनी सालों की तरबियत के बाद चंद हफ्तों की बात ही रही कि अफगान तालिबान काबुल पर काबिज हो गए। इसी पे हम बात करते हैं। आयशा तंजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ वॉइस ऑफ अमेरिका, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगी। आयशा साहिबा, जब इब्तिदा में ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो हम बात करते थे और अमरीकी ओहदेदार और एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि इतनी जल्दी शायद ये सब कुछ नहीं होगा जो कल हमने देखा, एज इन फॉल ऑफ काबुल इटसेल्फ, क्योंकि जाहिर है सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से भी कॉन्सनट्रेटेड यही इलाका है, सबसे ज़्यादा डेवलप भी यही शहर है अफगानिस्तान का। तो क्या आप लोगों ने भी यही फोर्सी किया था कि थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर ये बहुत जल्दी होता चला गया? जी, मेरे ख्याल में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। ना मीडिया को अंदाजा था, ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, ना सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, और ना वो हमारे सारे सोर्सेज वेस्टर्न, अमेरिकन, वेस्टर्न एटसेट्रा जिनसे हम बात कर रहे थे। सबका ख्याल था कि काबुल को टाइम लगेगा, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक लहर, पाकिस्तान में तो बड़ा मशहूर है, लहर एक बन गई थी या हवा बन गई थी। तो जब से तालिबान ने तेजी से प्रोविंशियल कैपिटल्स को लेना शुरू किया, और शायद इस दफा उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि नॉर्थ की तरफ पहले जाएं और फिर नॉर्थ और साउथ दोनों से स्क्वीज करें, तो आई थिंक इस बात का जो है वो मतलब एक तरह से वेव बन गई थी और फिर शायद उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। आयशा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि रोकना मुश्किल, मतलब 20 साल जहां अमेरिका की पूरी कोशिश हो, मदद हो, पैसा लगाया हो, इक्विपमेंट, मशीन्स, आर्टिलरी, सब कुछ जिस मुल्क को प्रोवाइड किया हो, उससे तो खैर ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि द वे दे विल जस्ट गिव अप। क्योंकि अगर जो तालिबान जितनी जल्दी से काबुल तक पहुंचे हैं, बेशक नॉर्थ हो साउथ हो, अब तो खैर हर तरफ ही है, ये लगता नहीं है कि इनको कोई रेजिस्टेंस मिली है एट ऑल। अवाम की तरफ से तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, यू कैन करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन लगता है कि इनको बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिली और इनको बड़ा वेलकम भी शायद किया हो, बिकॉज जब तक अवाम ना चाहे किस तरह हो सकता है कि ये एक शहर दूसरा शहर, हर कैपिटल को ये फतह करते हुए आए चले जा रहे हैं, विच मीन्स कि लोगों ने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। We'll try to connect with Aisha again. बिल्कुल, हम अभी उनसे बात करेंगे। और ये बहुत अहम सवाल आते हैं, आप भी और हमारे भी ज़हनों में ये सवाल आते हैं। अच्छा, अब इसमें हम एजाज सैयद जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कई हफ्ते अफगानिस्तान में रहे, उनसे भी बात करते रहे, और उन्होंने हमें बताया, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपना वक्त काबुल में गुजारा, काबुल में उन्होंने कहा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो नौकरियों पर जाता है, जो सरकारी एहलकार हैं, जो ख़वातीन ऑन जॉब्स हैं, दे वर स्केयर्ड, दे वर एक्चुअली स्केयर्ड, और दे डिड नॉट वांट तालिबान टू कम टू काबुल और ये सारी सूरत हाल बने। आयशा आ गई जी, आयशा आप हमारे साथ हैं। आयशा, बस हम यही पूछ रहे थे कि क्या अवाम की भी मर्जी थी कि कितने आराम से, कितनी आसानी और कितनी जल्दी से तालिबान बस चलते चले आए और काबुल तक पहुंच भी गए? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें थी। अगर हम कहें कि तमाम अवाम की मर्जी थी तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान के शहरों में हमने बहुत लोगों से बात की, सिर्फ काबुल में नहीं, हिरात, मज़ार, बामियान, इवन जलालाबाद, कंधार, जो सारे बड़े शहर हैं, और खास तौर पे अफगानिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो प्रोग्रेसिव तबका था, अफगानिस्तान में जो यंग लोग थे, और आपको पता है अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी 50% बल्कि 60% आबादी बाज़ अंदाजों के मुताबिक अंडर 40 है, उसमें से 50% आबादी जो है वो 25 है। उन्होंने तालिबान का दौर उस तरह से नहीं देखा था, वो स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तो उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन ये शायद उनके हाथ में या उनके बस में नहीं था। इसको आप यूं समझ लें कि जैसा कि आप कह रही थी कि इक्विपमेंट तमाम था,
ट्रेनिंग भी थी, लेकिन शायद लीडरशिप की कमी थी। और जहां जहां भी हमने देखा कि फौजियों ने सरेंडर किया या डिजर्ट किया या शुरू में किया या इवन पहले भी जो हम देखते थे इन तमाम सालों में जब फाइटिंग होती थी, कि हमें अफगान मिलिट्री में भी और अफगान पॉलिटिकल साइड पे अक्सर लीडरशिप की कमी, बहुत एनालिस्ट ये कहते हैं कि लीडरशिप की कमी नजर आई। और अगर जो है वो जिस तरह से अमेरिकी सदर ने भी कहा कि अफगान लीड को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, फैसला करने वाले जो हैं, उनको जो है इस वक्त जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिल हैव टू गेट द एक्ट टुगेदर, कि उनको काम दिखाना होगा। फौज में सलाहियत थी, लेकिन जैसा कि हमने बार बार ऑफिशियल से, अमरीकी ऑफिशियल से सुना, वेस्टर्न ऑफिशियल से सुना, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। अमेरिका का ऐलान कि वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है, वो एक शॉक था, उससे शायद फौज का मोराल कुछ डाउन हुआ। फिर अफगान इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनाना, ज़ाहिर है उससे उनकी वैसे ही हैसियत ख़त्म हो गई। और ये सारी चीज़ें तो खैर अब ऐसा लग रहा है कि माजी करीब का हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि फ़ौज तो रेत की दीवार ही लिटरली साबित हुई। आप कह रही थी कि वो जो प्रोग्रेसिव तबका अफगानिस्तान का, वो बड़ा परेशान है, ज़ाहिर है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग निकल सकते हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। रिफ्यूजीज़ के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या लोग जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आर दे बीइंग अलाउड और नॉट? और तालिबान क्या कहते हैं? क्या वो इस दफा अपना तर्ज हुक्मरानी कुछ तब्दील करके दिखाएंगे, या फिर वही सिलसिला रहेगा कि खवातीन स्कूल नहीं जा सकती, नौकरियां नहीं कर सकती, और जैसा हमने देखा माजी में? जी अब्दुल्ला, आज तो सिर्फ दूसरा दिन है, अभी सुबह हुई है, तो आगे देखते हैं कि तालिबान अपने वादों पर कितना अमल करते हैं। अभी तक तालिबान ने ऐलान किया है, उन्होंने आम माफी का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया है कि किसी को खतरा नहीं होगा, वो बदला नहीं लेंगे, तशद्दुद नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपनी फोर्सेस काबुल में सिर्फ इसलिए दाखिल की हैं कि पुलिस अपने जो है वो पोस्ट छोड़ चुकी थी, तो हमें ये डर था कि लूट मार ना हो। अभी तक हमारी जो रिपोर्ट है, जो है तालिबान मौजूद हैं काबुल की सड़कों पे, लेकिन अभी तक हमें तशद्दुद की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये जिस तबके की आपने बात की, वो इस वक्त जिन के पास, देखिए इस वक्त तमाम सिविलियन फ्लाइट काबुल से कैंसिल हो चुकी हैं। कोई फ्लाइट जा नहीं रही, कोई आ नहीं रही। ड्राइव करके कहीं जाने का इस वक्त कोई सवाल नहीं पैदा होता इस तबके के लिए, कम अज कम, क्योंकि हर जगह तालिबान का कब्जा है। तो इस वक्त कितने लोगों को मैं जानती हूँ वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, परेशान हैं। एक जो एग्जाम्पल मैं आपको उसकी देती हूँ कि यहाँ पे एक फनकारों का, आर्टिस्ट का एक कलेक्टिव है, आर्ट लॉर्ड करके के नाम से, और कल वो काबुल की एक दीवार पे पेंट कर रहे थे, और उनका कहना ये था कि हमें टाइटैनिक मूवी का वो सीन याद आ रहा है जब जहाज डूब रहा था, और जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट जी आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वहां से अपडेट करने का, बिकॉज ऑब्वियसली सारों के दिलों में बात यही है कि अब तालिबान अगर आ ही गए तो क्या ये वो वाले तालिबान हैं जो पिछले 20-21 साल पहले थे? जी, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, जाहिर है कि हम सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अभी आयशा तंजीम साहब से भी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम रिफ्यूजीज़ के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, इंसानी अलमिया बहुत बड़ा जन्म लेता है। तो क्या पाकिस्तान अलाउ कर रहा है अफगान रेफ्यूजीज़ को जो यहाँ आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में पनाह लें? हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इस हवाले से अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये है अब्दुल्ला कि अनफॉर्चुनेटली अशरफ गनी साहब ने और उनकी जो कैबिनेट थी, अगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस नसीहत को जो उन्होंने अफगान इलेक्शन से पहले कहा था कि बजाय इसके कि अभी आप इलेक्शंस करवाएं, आप मुख्तलिफ धड़ों के साथ बैठें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की कोशिश करें, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। और बदकिस्मती से करप्ट गवर्नमेंट और जिस तरीके से अफगानिस्तान का निज़ाम चलाया जा रहा था, उसमें सबको मालूम था यही होना है। और अब यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। पहला हिस्सा जो है क्राइसिस का, वो तो उन फॉरेन जर्नलिस्ट का और उन तंजीमों का है जो काबुल में है, और कल से अब तक तकरीबन हमें
सैकड़ों दरखास्तें तो सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की आई हैं पाकिस्तान के वीज़ा के लिए और इवैक्यूएशन के लिए, और हमने एक स्पेशल सेल क्रिएट किया है काबुल में अपनी प्रेस सेक्शन में जो हमारी एम्बासी का है उसमें, जो इन वीज़ा फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और उनके वर्कर्स को। उसके बाद अब जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, अफगान अवाम के साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे तारीखी रिश्ते नाते हैं, हमारे ट्राइब्स एक हैं, हमारी ज़ुबान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, उधर पश्तो बोली जाती है। सो ये कहना कि हम उन लोगों को आने ही नहीं देंगे, ये तो बड़ा एक मुश्किल बात होगी। वहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, जाहिर है कि हमें एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। पहले 35 लाख लोग जो हैं, हम यहाँ पे इस हमारी मईशत भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उन तमाम जो हमारे मुहाजिरीन हैं या माइग्रेंट आएंगे जो उसको हम संभाल सकें, बट उसके बावजूद हमने बहुत कुछ किया है। अब फिर ये क्राइसिस जो है वो आ रहा है और आलमी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को इस मसले में अकेला ना छोड़े और हमें जो है वो हमारी पुष्ट पे खड़े हों ताकि हम इस क्राइसिस से बिल्कुल फवाद, इन प्रिंसिपल वी टोटली एग्री विद यू, और वाकई पाकिस्तान शुड नॉट हैव टू बेयर द ब्रंट अलोन, वेयर एज प्रॉक्सिमिटी डिमांड्स कि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट वन जहां ये सब कुछ होगा। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत कोई इस किस्म की प्ली, कोई इस किस्म का मैसेज, कोई एज अ पॉलिसी हम दुनिया से ये बात कर रहे हैं कि जी अब तो ये हो गया अफगानिस्तान में, तो अब करना क्या हमने वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है? जी, हम इस वक्त दोनों तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो काबुल के अंदर सारे धड़े हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और उसके दूसरी तरफ हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे आपको मालूम है कल तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तुर्की में है, तुर्की के साथ हम एक क्लोज लाइजन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका के साथ हम एक बिल्कुल करीबी रास्ते में है। तो एक तो तरफ तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ हम आगे बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम तो अफगानिस्तान के अंदर खड़े हैं, तालिबान के जो कमांडर्स हैं या लोग हैं, और उसके साथ आप देखें कि नॉर्दर्न अलायंस का, फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस का जो बुनियादी तौर पे एंटी तालिबान धड़ा है, वो एक बहुत बड़ी इस वक्त लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम काबुल के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी जो तमाम धड़े हैं उनके साथ भी एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए, एक स्टेबल अफगानिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि अगर अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अगर अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो पाकिस्तान को उसके बड़े नताइज भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को नताइज की आप बात कर रहे थे, तो हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या रिव्यू कर रहे हैं? क्या हमने बीफ अप कर दिया है सारा सिलसिला? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं फवाद साहब। वहाँ पे तालिबान का बरसर इख्तिदार आना, फिर यहाँ पर TTP का मामला भी आपके सामने है, ऑब्वियसली दे आर एलाइड एज वेल। सो वहाँ पे अगर ये सब कुछ होता है तो यहाँ पे इनको भी तक़वियत मिलती है। तो क्या हम उन मामलात को भी देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं? और अफ़गानिस्तान में तालिबान की लीडरशिप से हमारी बातचीत है कि जनाब व्हाटएवर हैपन्स इन अफ़गानिस्तान इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन पाकिस्तान इन एनी वे। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की लीडरशिप, जो तमाम लीडरशिप है उसके साथ जो है वो हमारे करीबी राब्ते हैं। लेकिन जहाँ तक ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है, देखिए पाकिस्तान के अंदर के मामलात के हम जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि वहाँ के मामलात के वो जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के अंदर के मामलात के हम जिम्मेदार हैं। और हमने इंशाल्लाह ताला पहले प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो बॉर्डर था पाक अफगान, वो बिल्कुल ही एक समझे कि इमेजिनरी बॉर्डर था। अब हमने तकरीबन 2600 जो किलोमीटर्स हैं उनके ऊपर तो हमने फेंस लगा दिया और मूवमेंट्स काफी कंट्रोल है। और हमारी जो इस वक्त वो जो पहले होता था कि वो कबायली इलाके थे, अब हमने उनको मर्ज कर लिया पाकिस्तान में। सो हम उस हवाले से काफी एडवांस हैं, वो तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन जो इशू है वो इस वक्त ये है कितने मुहाजिरीन कितने आएंगे, उनको हमने कैसे जो है वो सेटल करना है। और अफगानिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि तशद्दुद ना हो, खून ना बहे,
اور ایک اسٹیبل جو یہ اقتدار ہے جو ہو رہا ہے، انتقال اقتدار ہو رہا ہے، یہ پرامن رہے، یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا فواد، پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کچھ امن مذاکرات کرانے کی، کچھ ٹیبل پہ لانے کی افغانستان گورنمنٹ کو، طالبان کو، اس لیے پاکستان از ان این اوکے پوزیشن آئی وڈ سے کہ اگر طالبان بھی حکومت اپنی بناتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ ایک اچھی ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے۔ کیا یہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز اس وجہ سے پاکستان کو کرٹیسزم کا سامنا بھی بہت کرنا پڑا ہے فار بینگ سافٹ آن طالبان، تو یہ اب آگے آپ کس طرح، ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ ناؤ؟ دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ یہ جو طالبان ہے یہ بیسکلی کیا ہے، یہ پختون ایتھنک موومنٹ ہے افغانستان میں۔ جو سارے پختون ہیں افغانستان کے اندر، ان کی جو بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ طالبان کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو خیبر پختونخوا کا تمام علاقہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے جو یہ تمام جو افغانستان کے پختون ہیں، ان کے ٹرائبز ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، تو ان کا ایک ہمارے لیے ان کا جو رشتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے ایک نتھی سمجھتے ہیں ان معاملات کو۔ اس لیے جو ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ظاہر ہے کہ وہ پھر بہت سارے جو یہ لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو کہ پاکستان میں ریفیوجی کیمپ سے جو ہے وہ گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے لیے، فار ایگزامپل طالبان وہاں پہ جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو یہاں پہ کئی ریفیوجی کیمپس میں جشن منایا جاتا ہے، اور دنیا میں میڈیا دکھاتا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو پرابلم تھا یا جو یہ ابھی اس وقت جو سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کا ظاہر افغانستان میں جو بھی چیز ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان اس سے نہیں ہوگا، لیکن ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کا کردار بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ پاکستان ایک پہلے تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اس ریجن میں پاکستان بہت اہم ملک ہے، ہماری مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے، اور ہم نے ان فیصلوں کو کس طرح سے ہم نے آگے ہم جو ایڈوائز کر رہے تھے پہلے بھی، اگر اس کو مانا جاتا تو پہلے بہتری ہو جاتی۔ اب بھی ہم تو افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہوں گے، اور مستحکم حکومت وہی ہوگی جس کو وزیر اعظم عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ obviously حکومت کے بڑے رابطے بھی رہے ہیں، ذرا ہمیں تھوڑی سی ایک سینس دے دے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر جب طالبان آئیں گے، اب obviously دنیا بھی بدل چکی ہے، طالبان سے بھی تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے اپنے آپ کو ایکسیپٹنس بھی دلانے کی کوشش کریں گے، یا پھر ان کا یہ گول ہی نہیں ہے؟ یہ بھی کنسرن ہے دنیا کا۔ رات کو مجھے ملالہ یوسفزئی کی کال آئی اور بہت طویل انہوں نے جو ہے وہ میرے سے اس معاملے کے اوپر بات چیت کی، اور آج انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے انہی ایشوز کو جو ہے وہ اٹھایا ہے، اور ان کا یہی ماننا تھا اور پوری اس وقت کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ خواتین کے رائٹس کو اور خصوصاً جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر کوئی قدغن جو ہے اس کو نہیں لگانی چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اور بالکل ظاہر ہے کہ میں نے تو ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہوئے ہم اس میں ضرور جو ہے وہ کریں گے، لیکن یہ افغانستان کا ظاہر ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن ایک کچھ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں، بین الاقوامی طور پہ مسلمہ ہیومن رائٹس ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر حکومت اور ہر ملک کا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو خواتین کے معاملات ہیں، خواتین کی آزادی ہے، اس کے ساتھ خواتین کی تعلیم کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک عالمی سطح پہ مستند ہیومن رائٹ ہے۔ ہوپفلی پاکستان اپنا انفلوئنس، اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ قدغن لگانے کی، تو ہوپفلی پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے، کچھ کنونس کر سکے۔ بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔